नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केतड़ी। हम बीएससी फाइनल ईयर में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कल स्टडी किया था। उसके आगे आज हम देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो वे रिएक्शंस जिनमें अभिक्रिया वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होता है, उसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जब बात द्वितीय घात दो घातों की आ रही है तो ये हो सकता है कि रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट समान हो, अर्थात दो समान रिएक्टेंट ए टू ए रिएक्शन करके बना रहे हैं प्रोडक्ट पी, या ये हो सकता है कि दो अलग अलग रिएक्टेंट ए और बी रिएक्शन में भाग ले रहे हैं और उन दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। तो इस तरह से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हम दो तरह की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जब रिएक्शन में हम केवल एक ही प्रकार का रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं या ऐसे रिएक्टेंट ले रहे हैं जिनकी कंसंट्रेशन समान है। तो यदि कोई रिएक्टेंट है ए, उसके 2 मोल लिए जाएं और वो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम रिएक्शन वेलोसिटी इसकी लिख सकते हैं dx अपॉन में dt इज इक्वल टू K2 a की पावर 2। माना t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता A की है स्मॉल a मोल प्रति लीटर। t समय पश्चात इसके x मोल क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसकी t समय पश्चात सांद्रता हो जाती है a माइनस एक्स। तो मैं लिख सकती हूँ इसलिए dx इज इक्वल टू डी टू K2 c की पावर a का होल स्क्वायर, या dx अपॉन में dt इज इक्वल टू K2 a माइनस एक्स की पावर 2। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 3। इसे कहा जाता है सेकंड ऑर्डर की अवकलित वेग समीकरण। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं dx अपॉन में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K2 dt। अब इस इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिलता है 1 अपॉन में a माइनस एक्स इज इक्वल टू K2 t प्लस c। अब यहाँ c की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमने माना t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, तो हमें c की वैल्यू प्राप्त होती है 1 अपॉन a। अब इस वैल्यू को हम यदि इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलता है 1 अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू K2 t प्लस 1 अपॉन a। यहाँ से हमें सेकंड ऑर्डर का वेग नियतांक K2 प्राप्त होता है। K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में t ब्रैकेट 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। यह है आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यहाँ K2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, t समय है, a माइनस एक्स t समय पश्चात रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और a है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। ये तो बात हुई जब आप रिएक्टेंट एक ही ले रहे हैं, या फिर कहें दो रिएक्टेंट अगर लिए जा रहे हैं तो उनकी कंसंट्रेशन समान है। हाँ, हम रिएक्शन में दो रिएक्टेंट ले रहे हैं जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, अर्थात a प्लस बी इज इक्वल टू गिव्स p। यहाँ एक रिएक्टेंट है a और दूसरा रिएक्टेंट है b, जो आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट p बना रहे हैं। तो रिएक्टेंट a की इनिशियल कंसंट्रेशन है a मोल प्रति लीटर तथा b की इनिशियल कंसंट्रेशन है स्मॉल b मोल पर लीटर। t समय पश्चात a की कंसंट्रेशन हो जाती है a माइनस एक्स मोल पर लीटर तथा b की कंसंट्रेशन हो जाती है b माइनस एक्स मोल पर लीटर। तो मैं लिख सकती हूँ इसको dx अपॉन में dt इज इक्वल टू K2 CA CB। यहाँ dx अपॉन में dt रिएक्शन वेलोसिटी है, K2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, CA A की कंसंट्रेशन है और CB B की कंसंट्रेशन है। इनकी वैल्यू यदि मैं पुट करूँ तो मुझे प्राप्त होता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू K2 a माइनस एक्स b माइनस एक्स।
मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ dx अपॉन में a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 dt। अब इस इक्वेशन को यदि मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 1 अपॉन में a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में a माइनस b ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन में b माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। अब हम जो एक वैल्यू प्राप्त हुई है उसको इक्वेशन 6 में पुट करें तो मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में a माइनस b ब्रैकेट में इंटीग्रेट dx अपॉन में a माइनस एक्स b माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx ब्रैकेट में a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2 dt। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में a माइनस b ब्रैकेट में नेगेटिव ln b माइनस एक्स प्लस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू k2t प्लस c। अब t बराबर 0 पर जब x बराबर 0 है तो हमें c प्राप्त होगा 1 अपॉन a माइनस b ब्रैकेट में नेगेटिव ln b प्लस ln a, या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन में a माइनस b ln a अपॉन b। अब ये वैल्यू c की वैल्यू इक्वेशन 7 में जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन में a माइनस b ln a माइनस एक्स अपॉन में b माइनस एक्स इज इक्वल टू k2t प्लस 1 अपॉन a माइनस b ln a अपॉन b। तो यहाँ से मुझे k2t की वैल्यू प्राप्त होती है 1 अपॉन a माइनस b ब्रैकेट स्टार्ट ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स प्लस ln b अपॉन a, या मैं इसको लिख सकती हूँ k2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t a माइनस b log b ब्रैकेट a माइनस एक्स अपॉन में a b माइनस एक्स। ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेट रेट इक्वेशन जब दोनों रिएक्टेंट अलग अलग लिए गए हैं। अब इसका यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है तो हम 1 अपॉन a माइनस एक्स और टाइम के वर्सेस यदि ग्राफ खींचें तो हमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाली एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जिसका स्लोप k2 के बराबर होता है। उसी तरह यदि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिफरेंट ले रहे हैं तो हम log b a माइनस एक्स अपॉन में a ब्रैकेट में b माइनस एक्स और टाइम के वर्सेस यदि ग्राफ खींचें तो हमें पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जिसकी वैल्यू है इसके स्लोप की वैल्यू होती है k2 अपॉन में 2.303 ब्रैकेट में a माइनस b। अब यदि इसके हाफ लाइफ पीरियड की बात करें तो हम इक्वेशन में यदि t की वैल्यू t हाफ तथा x की वैल्यू a/2 पुट करें तो हमें फाइनली t हाफ प्राप्त होता है 1 अपॉन में k2a। अर्थात हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयुकाल क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हुआ इसका हाफ लाइफ पीरियड। उसके बाद यदि हम रेट कांस्टेंट की यूनिट देखें तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे रिएक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू k2a स्क्वायर, तो रिएक्शन वेलोसिटी की यूनिट होती है मोल प्रति लीटर प्रति समय और यहाँ से और कंसंट्रेशन की यूनिट है मोल प्रति लीटर। तो यहाँ से हमें k2 की वैल्यू प्राप्त होगी मोल इन्वर्स लीटर प्लस सेकंड इन्वर्स। ये हुई द्वितीय कोटि वेग नियतांक की इकाई। उसके बाद यदि सपोज कर रहे हैं कि कोई एक रिएक्टेंट हम एक्सेस में ले रहे हैं जिसमें आपने दो अलग अलग रिएक्टेंट लिए हैं, माना रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन A से ज़्यादा है, तो मैं यदि इस कंडीशन को पुट करूं इस इक्वेशन में k2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t a माइनस बी लॉग b a माइनस एक्स अपॉन में a b माइनस एक्स, चूँकि b इज़ वेरी लेस देन ग्रेटर देन a,
So we can say a minus b is nearly equal to minus b तथा b minus x is nearly equal to b। अब ये मान जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो मुझे मिलता है k2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t बटे में माइनस b इंटू लॉग a माइनस एक्स अपॉन में a। चूँकि b रिएक्शन में कांस्टेंट होता है तो मैं k2b को एक नए कांस्टेंट का नाम देती हूँ k। तो फाइनली मुझे प्राप्त होता है k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स, जो रिजेंबल करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब आप दो अलग अलग रिएक्टेंट ले रहे हैं और उसमें यदि आपने एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दी है तो वह उसकी सांद्रता में परिवर्तन नेग्लिजिबल शो होता है, या कहें रिएक्शन वेलोसिटी उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। अब आगे इसके एग्जांपल देखें। सेकंड ऑर्डर के एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन या डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O, नाइट्रस ऑक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, decomposition of nitrogen dioxide and dimerization of butadiene and basic hydrolysis of ester. It means saponification is the example of second order reactions. तो आज हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा। पहली कंडीशन देखी, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है या हम एक ही रिएक्टेंट काम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें रेट कांस्टेंट k2 की वैल्यू प्राप्त होती है 1 अपॉन में t, 1 अपॉन में a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। और जब आप दोनों रिएक्टेंट अलग अलग ले रहे हैं तो आपको वेलोसिटी कांस्टेंट k2 की वैल्यू प्राप्त होती है 2.303 अपॉन में t a माइनस b लॉग b a माइनस एक्स अपॉन में a b माइनस एक्स। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।